चलिए बात करेंगे आज आपसे आर्द्रता को लेकर के। आर्द्रता सुनो, चल रहा है हम लोगों का वर्षण। कल आपने देखा था रेनफॉल को, फिर इसी में संघनन, बादल, ये सबसे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इसी का एक कड़ी है आर्द्रता भी या ह्यूमिडिटी भी। आर्द्रता कहते किसको हैं? अच्छा, वायु में उपस्थित जो नमी की मात्रा है वही आर्द्रता कही जाती है। हम्म, नमी और आर्द्रता दोनों एक ही बात है कि दोनों दो बात है? फिर फंस रहे हैं। नमी और आर्द्रता ये दोनों एक बात है कि दोनों दो बात है? क्या कैसे दो बात है और कैसे एक बात है? ऑनलाइन वाले भी लिखते रहोगे तुम लोग भाई। अच्छा, तनी ज्यादा पानी हो जाए तो नमी, आ कम पानी हो जाए तो आर्द्रता। बड़ा गड़बड़ आदमी है जी। सुनो, जलवाष्प में वायु में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा है वह जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहे जाते हैं। उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि ये जो होता है कितना प्रतिशत तक होता है, कहिएगा कि दो शब्द में तो याद रखना है कि वायु में जलवाष्प की मात्रा, वायु में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता है। अब वायु में जल ठोस रूप में भी हो सकता है, द्रव रूप में भी हो सकता है, या गैसीय फॉर्म में भी हो सकता है। ठोस, द्रव्य, गैस, ये तीनों फॉर्मों में हो सकते हैं। जलवाष्प होता कितना है? और एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्षिक आर्द्रता, संतृप्त वायु और असंतृप्त वायु, यहां से क्वेश्चन मतलब लगभग बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए लिखते चलिए। थोड़ा सा मैं आपको तेज पढ़ाऊंगा क्योंकि सब सर लोगों को पढ़ाना है ना, तो मैं अपना जल्दी से किनारा लगा लूंगा इधर से। ठीक है, हाँ, और भी सर लोग आए आप लोगों को पढ़ाए। तो एक मेजर मेजर चैप्टर बचा हुआ है ओशियनोग्राफी, इसको खत्म करेंगे तो समुद्र विज्ञान पढ़ा देंगे। आ क्या क्लाइमेटोलॉजी? ये सब तो क्लाइमेटोलॉजी में ही चल रहा है, ये तो सब जलवायु विज्ञान में ही चल रहा है जिसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ओशियनोग्राफी होगा। ओशियनोग्राफी के बाद आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी ड्यूज रहेगा, उसको कभी देख करके पढ़ा लेंगे। और हमसे तो आपके क्लास में लगातार मुलाकात होगा। बिहार स्पेशल में जो सब्जेक्ट का कमी होगा बिहार स्पेशल पे पढ़ाने आएंगे तो सब सब्जेक्ट को उसमें पूरा कर देंगे। हाँ, उसमें हिस्ट्री को भी पढ़ा लेना है, उसमें ज्योग्राफी भी पढ़ा लेना है, उसमें पॉलिटी पर भी बातें करनी है। तो बिहार स्पेशल एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पर कि सब सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा और थोड़ा इस बार ज़्यादा समय लेकर के आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद ईवीएस में हमसे मुलाकातें होगी, जब पर्यावरण पढ़ाने की बात होगी तो ईवीएस में भी आपसे जुड़ेंगे। लेकिन और सब वो सब मैनेजमेंट का ये चीज़ है ना, और सब सर लोग हैं, लगातार हम ही पढ़ाते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, तो ये मेरा ज्योग्राफी खत्म हो गया ना, अब इसके बाद ईवीएस या फिर बिहार स्पेशल जैसे शुरू होगा। जैसे जैसे आप लोगों का कहानी आगे बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, तो थोड़ा तेज 2-3 दिन पढ़ के इसको एक किनारा लगा लेना है। तो ये मत सोचिएगा कि क्यों तेज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लिखिए। आर्द्रता या इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं।
अब छोटा सा पॉइंट लगा दो वहीं पर कि जलवाष्प और नमी में अंतर होता है, वहीं पर लगा दो कि जलवाष्प और नमी में अंतर होता है, जलवाष्प और नमी में अंतर होता है। क्या अंतर होता है भैया? तो कह दीजिएगा कि सर जो वायु में जलवाष्प की मात्रा है वो तो आर्द्रता है, लेकिन वायु में जल किसी भी रूप में अगर मिल जाए वो सब नमी में होता है। केवल वाष्प के रूप में जल का मिलना आर्द्रता है, लेकिन हिम कण के रूप में अगर जल मिलने लगे, उसमें अन्य किसी अवस्थाओं में अगर जल का स्वरूप हो तो वो सब काउंट होगा किसमें? नमी में। तो ये आर्द्रता नमी हो सकता है, आर्द्रता नमी हो सकता है, लेकिन नमी आर्द्रता नहीं हो सकता है। अब बचपन में आप सेट थ्योरी पढ़े होंगे ना, ऐसे नहीं रहता है रीजनिंग वगैरह में कि सभी आर्द्रता नमी है लेकिन सभी नमी आर्द्रता नहीं है। बस इतना ही याद रखना है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। नमी में, नमी में नमी में जलवाष्प, हिमकण, जलकण किसी भी अवस्था में व्याप्त होते हैं। हिमकण, जलकण किसी भी अवस्था में व्याप्त होते हैं, किसी भी अवस्था में व्याप्त होते हैं। छोटा छोटा टॉपिक करके लिखना है ताकि सब बात समझ में आ जाए। एक पूछा जाता है आर्द्रता क्षमता, आर्द्रता क्षमता, ह्यूमिडिटी इफिशियंसी, आर्द्रता क्षमता। ये आर्द्रता क्षमता कहते किसको है? आर्द्रता क्षमता है क्या? हाँ, एक लिखिए, फटाफट लिख दीजिए। ये दिए गए तापमान पर, जी हाँ, ये आर्द्रता क्षमता में लिखना है। दिए गए तापमान पर जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता आर्द्रता क्षमता है। जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता आर्द्रता क्षमता है। जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता आर्द्रता क्षमता है। ठीक है। अब एक बात बताओ, किसी भी स्थान पर यदि ये तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता क्षमता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी होगा कि बढ़ेगा? आर्द्रता बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा भाई? कि उसको वाष्प, जलवाष्प को वाष्प में बदलने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब बढ़ जाएगी तो वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन पूछ करके अक्सर फंसाए जाते हैं। तो लिखोगे तापमान का आद जी हाँ, उसी में लिखना है। तापमान का आर्द्रता क्षमता से, तापमान का इस आर्द्रता क्षमता से समानुपाती संबंध होता है। तापमान का आर्द्रता क्षमता से समानुपाती संबंध होता है। एक पूछा जाएगा आपसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी निरपेक्ष आर्द्रता, उसको भी लिखिए। निरपेक्ष आर्द्रता, बोलेंगे कि थोड़ा तेज पढ़ाएंगे। निरपेक्ष आर्द्रता, अब बताओ निरपेक्ष आर्द्रता किसको कहते हैं? दिए गए तापमान पर वायु के
वायु के प्रति इकाई आयतन में, वायु के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता निरपेक्ष आर्द्रता कहलाता है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर, लिख लेना इसको भैया, कि इसको ग्राम प्रति घन मीटर, ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। अर्थात निरपेक्ष आर्द्रता होता कितना है? वायु में जलवाष्प की मात्रा, वायु में जलवाष्प की मात्रा बट्टा क्या लिखेंगे? वायु का आयतन बट्टा वायु का आयतन, आयतन, इसी को बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। यही स्थिति है किसकी? निरपेक्ष आर्द्रता की। वायु का आयतन होता है निरपेक्ष आर्द्रता। सब लोग ठीक हो? आज से हैं क्या आप? आज से हैं तो खतरा हो जाएगा, अभी थोड़ा रुक जाइए ना, इसको एक किनारा लगा देने दीजिए। निरपेक्ष आर्द्रता है, ठीक है। इसी के साथ लिखिएगा सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता। बहुत सुंदर सी बात है क्या? सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता किसको बोलते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये बोलते किसको हैं? कभी मिला है पढ़ने आपको? नहीं, इसको भी मेंशन कर लीजिए, ठीक है। जो लोग नए लोग हैं थोड़ा आप वेट कर लीजिए, फिर जब नया टॉपिक्स जस्ट अभी लिखना शुरू करेंगे, समझाएंगे, वहां से समझिएगा, नहीं तो आपको ये चीजें अभी परेशान करेंगे। देखिए, दिए गए तापमान पर, दिए गए तापमान पर, दिए गए तापमान पर वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा एवं जल ग्रहण करने की क्षमता का अनुपात, एवं जो जल ग्रहण करने की क्षमता का अनुपात है, उसको सापेक्षिक आर्द्रता बोला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता बोला जाता है। इसको सापेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता होगा कितना? क्या लिखेंगे कि भैया ये होता है जलवाष्प की मात्रा बटा इसे जल धारण करने की क्षमता गुना कितना, इसको परसेंट में व्यक्त किया जाता है तो 100, इसी को लिख देते हैं क्या? 100। ये फॉर्मूला लिख करके रखिएगा, बार बार आपसे इस फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि सापेक्षिक आर्द्रता कहते किसको है।
जल धारण करने की क्षमता, जलवाष्प धारण करने की क्षमता, जल से अच्छा है कि लिख लो जलवाष्प धारण करने की क्षमता गुना 100। ठीक है, अब एक नोट लगा के लिख लेना है, जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जब सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो तो उसे संतृप्त वायु कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? संतृप्त वायु कहते हैं। इसको संतृप्त कहा जाता है, संतृप्त वायु कहते हैं। संतृप्त होता है कि वहां पर मॉइस्चर जो है 100% हो चुका हो और वर्षा और सुनो, इसे संतृप्त वायु कहते हैं। एक शब्द और लिखना, जिस बिंदु पर वायु संतृप्त होता है उसे ओसांक बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर भी वायु संतृप्त होता है उसे क्या कहते हैं? ओसांक कहते हैं। उसे ओसांक कहते हैं। जी हाँ, उसे ओसांक बिंदु कहते हैं। उसे ओसांक बिंदु कहते हैं। हर एक वर्ड एग्जाम के लिए यहां से प्रश्न है, और अच्छी बात यह है कि इसको सब लोग न तो पढ़ता है और नहीं पढ़ाता है। ठीक है, आप देख लेना अपने किसी पड़ोसी का कॉपी वगैरह जाके, ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। जबकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से हर हाल में एक देता है, संघनन से पूछ ले, वर्षण से पूछ ले, या फिर आकर के बादल से पूछे, एक क्वेश्चन तो यहाँ से रहना ही रहना है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे इसी को लेकर के। अब बताओ, कल जल चक्र को आपने समझा था? कल जल चक्र को समझे थे कि सर जल में सबसे पहले वाष्पन होगा, वाष्पन के बाद संघनन होगा, संघनन में नाभिक बनेंगे और फिर पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण वो भूमि पर आपतित होगा, गिरेगा। वही जल पुनः एक बार सागर में इकट्ठा होगा, फिर वहां से जलवाष्प वाष्प बनेगा, फिर संघनन होगा, बादल नाभिक बन करके और गिरेंगे। ये संपूर्ण प्रक्रिया ही तो जल चक्र है। और जब तक ये सृष्टि है तो यही जल बनता रहेगा और गिरता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, जब ईवीएस आप पढ़ेंगे ना तो ईवीएस में आपको हर चीजों पर बात कर लेनी है। जैसे वहां आपको कार्बन चक्र सीखना है, नाइट्रोजन चक्र सीखना है, ऑक्सीजन चक्र सीखना है, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र सीखना है कि कैसे नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ये सब एक चक्र में बना हुआ है। यानी बस बदल रहा है तो क्या, इसकी अवस्थाएं बदल रहा है तो क्या, इसकी अवस्थाएं बदल रही है। इस बात को एक तरीके से और समझा जा सकता है कि यदि आप धार्मिक के दृष्टि से भी इसको सोचे तो कहा जाता था पहले गांव में, पंडित जी लोग कहते थे कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। जैसे ये शरीर खत्म होगा फिर अपना अपना में विलीन हो जाएगा। यही क्या है, बस एक चक्र की अवस्था है भैया। मेरे बॉडी में भी जो ऑक्सीजन है, आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन है, जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन में मिल जाएगा, जो आयरन है आयरन में मिल जाएगा, जो इसमें जितने भी प्रकार के तत्व हैं वे सब तत्व अपने अपने जगह पर मिल जाएंगे। जो जलेगा वो सीधे वायु में चला जाएगा, जो दफनाया जाएगा वो फिर पौधों के माध्यम से फिर एक बार पहुंचेगा, वहां से भी तो है ना। सबकी चक्र वही है, चक्र तो चलते रहेंगे, ये कभी रुकने वाला है नहीं, रुकने वाला है। ठीक है, चलो
उसांक बिंदु कहते हैं। अब एक शब्द लिख लेना है इसी पर, संघनन। क्या लिख लेना है? संघनन। संघनन, संघनन कहते किसको है? जलवाष्प के जलकण अथवा जलवाष्प का जो वाटर वेपर्स है, उस जलवाष्प का जल कण अथवा हिम कण में परिवर्तन, जलकण अथवा हिम कण में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। जल कण अथवा हिम कण में परिवर्तन संघनन कहलाता है। यह वर्षा के लिए आवश्यक शर्त है। यह वर्षा के लिए आवश्यक शर्त है। एक पॉइंट और लिखिएगा, वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही नाभिक, वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही नाभिक के उपस्थिति में ही बादल का निर्माण होता है। आर्द्रता ग्राही नाभिक के उपस्थिति में ही बादल का निर्माण होता है। चाहे रुक जाओ, आर्द्रता ग्राही नाभिक के उपस्थिति में ही, एक शब्द और जोड़ लो, संघनन की क्रिया के बाद बादल का निर्माण होता है। उपस्थिति में ही, संघनन की क्रिया के बाद, संघनन के बाद बादल का निर्माण होता है। ये दोनों शर्त आवश्यक है। के बाद बादल का निर्माण होता है। जी हां, संघनन की क्रिया के बाद बादल का निर्माण होता है। जिस तापमान पर वायु के वायु के संतृप्त होने पर, जिस तापमान पर वायु के संतृप्त होने पर संघनन की क्रिया होती है, संघनन की क्रिया होती है, उसे ओसांक बिंदु कहते हैं। उसे ओसांक बिंदु कहते हैं। जी हाँ, उसे ओसांक बिंदु कहते हैं। ड्यू पॉइंट, एक शब्द और मेंशन करो उसी में। ओसांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होने पर, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होने पर हिम वर्षा होता है। हिम वर्षा होता है, जबकि संघनन 0 डिग्री या उससे ज्यादा हो, जबकि संघनन 0 डिग्री या उससे ज्यादा हो, 0 डिग्री या उससे ज्यादा हो, तो जलबुंद होता है। तो जलबुंद के रूप में वर्षण होता है। जलबुंद के रूप में वर्षण होता है। जलबुंद के रूप में वर्षण होता है। ठीक है, आइए
बोर्ड पर रहो। यहां से होगा क्या? तो होगा वाष्पीकरण। क्या बनेगा? हाँ, वाष्पीकरण यहीं पर बनेगा। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण में बनेंगे, इसके बाद हाँ संघनन होगा। इसके बाद संघनन होगा। सुनो, एक शब्द और आता है पढ़ने के लिए कि जिस बिंदु के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर, जिस ऊंचाई के ऊपर जलवाष्प संघनित हो जाए उसको संघनन सीमा कहा जाता है। इसी को संघनन सीमा कहा जाता है। अब यहां जो ये संघनन हुआ, संघनन के लिए आवश्यक शर्त है कि वहां एक नाभिक की उपस्थिति होनी चाहिए। बनेगा क्या? बादल। क्या बनेगा? ये बादल। और इस बादल में है जल। जल किससे संघनित हुआ था? तो एक नाभिक में संघनित हुआ था। अब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसको अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है कि भाई अब कितना दिन तक दूर रहोगे, आप आकर के मेरे से मिलो। क्या प्रक्रिया होगी? वर्षण शुरू होगा। यहीं पर वर्षण शुरू होगा। अगर ओसांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो तो वहां पर हिमवर्षा, स्नोफॉल होगा। हिमवर्षा होना है। जबकि 0 डिग्री या उससे ज्यादा हो, 0 डिग्री से ज्यादा हो, वहां पर जलबुंद के रूप में यह मिलता है। तो जितना मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों का जो वर्षा है वो यही जलबुंद के रूप में प्राप्त होता है। हाँ, 0 डिग्री या उससे कम हो, एक मानक है 0 डिग्री का, तो वहां मिलेगा क्या? हिमवर्षा। अब एग्जैक्ट कहीं का टेम्परेचर 0 डिग्री हमेशा हो सकता है 24 घंटा जी? नहीं, तो इसलिए लिखा दिया गया कि उससे कम हो, 0 डिग्री या उससे कम हो तो वहां पर हिमवर्षा, और उससे या उतना से ज्यादा हो तो वहां पर जलबुंद मिलता है। अब भारत के एस्पेक्ट में आप सोच सकते हैं, ज्योग्राफी तो सोचने का विषय है कि देखिए भैया, भारत में भी स्नोफॉल होता है। किन क्षेत्रों में स्नोफॉल होता है? हिमालयी क्षेत्रों में होता है। तो हिमालयी क्षेत्रों में भी स्नोफॉल होने का कारण क्या है? वहां का तापमान का कम हो जाना। अभी अब जिन क्षेत्रों में भी स्नोफॉल हो रहा है वहां का तापमान 0 डिग्री से रहता है कि नहीं? सबसे कम तापमान कहां भारत में? द्रास का नाम सुना है आपने? हाँ, भारत का उत्तरी ध्रुव, दुनिया का तीसरा ध्रुव द्रास के नाम से जाना जाता है। और वही सबसे कम तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान प्राप्त हो जाता है। तो वहां हिमवर्षा प्राप्त होता है। ठीक है, बर्फ पर स्केटिंग करने के लिए सैलानी जाते हैं। वो इसी मौसम में तो वहां पर अपना स्केटिंग वगैरह का काम करते हैं। और हिमालय जो लगभग 15,000 ग्लेशियर से सजा हुआ विश्व का एक सुंदर पर्वत श्रेणी है, उसके लिए उत्तरदायी यही है। वहीं पर अभी बनेगा क्या? अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का शिवलिंग बनेगा। जैसे दिन ठीक होगा लोग जाते हैं उस शिवलिंग के उस देखने के लिए। बर्फ से ही तो निर्मित होता है ना, सब चीज यही समाहित है। ठीक है, चलो लिखते चलो। नेक्स्ट और खूबसूरत सी बात है, कुछ और लिख लीजिए, इसी में ऐड कर लेना है। ठीक है, एक बात बताओ, अब ये जो बादल होता है, बादल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बादलों का विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बादलों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया है।
निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया है। इस क्लाउड्स का वर्गीकरण भी निम्न प्रकार से किया है। कैसे किया है भाई? तो नंबर 1 है उच्च स्तरीय बादल, उच्च स्तरीय बादल। दूसरा है मध्य स्तरीय बादल, और तीसरा निम्न स्तरीय बादल। लिख ले, उच्च स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल और निम्न स्तरीय बादल। निम्न स्तरीय बादल। अब एक एक करके इस पर काम करना है। जैसे उच्च स्तरीय बादल किसको कहते हैं? कौन सा बादल है उच्च स्तरीय बादल? काला वाला। आपको याद आ गई कहानी कालिदास की? हाँ, कालिदास की कौन सी कहानी बादलों पर है भैया? नहीं जानते हो? मेघदूतम। कालिदास की एक रचना है मेघदूतम, खंड काव्य है। कालिदास की कितनी रचनाएं? कालिदास की रचनाएं कितनी? नहीं। कैसे आप लोगों को मास्टर बनाया जाएगा भाई? अब तुम ही लोग बताओ कैसे मास्टर बनाया जाएगा? अब ये नहीं बता रहे कि कालिदास की कितनी रचनाएं सर हैं, उसमें से महाकाव्य उन्होंने कितना लिखा, खंड काव्य कितने हैं, नाटक कितना है, ये सब नहीं जानिएगा? नहीं। कुछ आदमी कह रहा है कि सर छोड़िए सर, ज्योग्राफी में रहिए, कहाँ भटक रहे हैं। देखो कालिदास, अब ऐसी जगह पर तुम लोग लाके खड़ा कर दिया है कि बिना बोले यहाँ से गुजरने का मन नहीं करता है, और समय कम है, मेरे पास लिमिट है, इसलिए आज मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, आपको भी अनुभव होगा। हाँ, सुनो, कालिदास एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको सबको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए और जीने का कोशिश भी करना चाहिए। कालिदास को सब में है, मोटिवेशन का आधार कालिदास है। दुनिया का पहला व्यक्ति जिन्होंने प्रेम पर खुल करके लिखा। उनसे पहले प्रेम बोलना भी अपराध था, समझो, प्रेम बोलने से ही लोग फांसी चढ़ा देते, और उस समय कालिदास जो है प्रेम शब्द पर खुल करके लिखे। उनकी सारी रचनाएं उसी पर है। तो कुछ सोच रहा होगा कि सर ऐसा क्यों? तो वो भी प्रेम के ही सताए हुए थे। कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, भावना उनमें भी आई थी, याद है ना? सुनो, अरे सुनो, अब जब सुनवा लिया तो ओ 1 मिनट में समाप्त करना है। सार समझो कि ओ मूर्ख लकड़हारा जिस डाली पर बैठा उसी को काट रहा था। मौन शास्त्रार्थ में विद्वोत्मा जैसे विदुषी को पराजित उन्होंने किया, फिर अपने वाक चेष्टा से अपनी पहचान दे दी कि हम वो नहीं है जो आप सोच रही हैं। हम तो वो है जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। विद्वोत्मा ने उनको घर से बाहर किया, नहीं है? हाँ, अब कुछ सोच रहा होगा कि दुनिया में ऐसे ही महिलाएं बदनाम नहीं है। अब किसी के नहीं है और सबकी है। सुनो, नहीं मैं ज्यादा रेडिकल नहीं बोलूंगा आज, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, आएगा आएगा, अभी चिंता मत करिए, आएगा। अब कालिदास ने जिस घर से, जिससे प्रताड़ित होकर के निकले, इतनी संघर्ष उन्होंने किया, स्ट्रगल उन्होंने किया कि पहले अटेम्प्ट में समझो आईएएस टॉपर। उनकी रचना पर आपसे 5 शब्द बोलना है, इसलिए हमने उनके जीवनी पर आपसे बात नहीं किया। उनकी रचना पर 5 शब्द आपसे करनी है, जीवनी पर इसलिए बात नहीं किए कि जीवनी तो किताब में भी मिल जाएगा, लेकिन उसकी रचनाओं को देखना। कालिदास जब लिखने के लिए आते हैं तो सबसे पहले एक बार उन्होंने लिख दिया रघुवंशम। एक उन्होंने लिखा क्या? अब को दूसरा स्लाइड ले लेने दो। कालिदास की जो रचनाएं आई भैया, उसमें उन्होंने लिख दिया क्या? रघुवंशम। यहां देखो, उन्होंने लिख दिया महाकाव्य, उन्होंने लिखा क्या? खंड काव्य, और उन्होंने लिखा क्या? तो नाटक।
तो महाकाव्य के रूप में उन्होंने दो लिख दिया। एक लिखिया रघुवंशम, रघुवंशम, दूसरा लिखा कुमार संभवम, कुमार संभवम। खंड काव्य में लिखा उन्होंने मेघदूतम, और एक लिखा ऋतु संहारम, ऋतु संहारम। नाटक में लिखा उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। एक लिखा उन्होंने विक्रमो, विक्रमो वर्षियम, विक्रमो वर्षियम। और एक लिखा मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। अब मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि इसमें किसी एक की कहानी सुन लो, सबको नहीं सुना पाऊंगा, जिससे कालिदास के मर्म आपको समझ में आ जाए। सबका सुनोगे तो फिर टाइम खराब हो जाएगा बहुत समय। एक किसी का सुन लो, नहीं जी, हाँ ये कह रहे सबका सुनाइए नहीं, अच्छा सबका एक एक लाइन सुनो, सबका सार फिर मैं निकालता हूं, ठीक है? सबका सार सुन लो। अब फिर मैं मंथन करूंगा कि एक एक लाइन ही सुनाना है तो सार ही सुना देते हैं, मत कहिएगा सार समझ में नहीं आया सर। ये रघुवंशम उनके मन में आया कि एक बार राम पर लिखते हैं, तो उनके पहले वाल्मीकि रामायण लिख दिए थे, लिख दिए थे कि नहीं? अगर कालिदास भी उसी राम पर, राम को अयोध्या में जन्म करवा के रावण का वध करवाते, अब फिर ला करके अयोध्या में राज्याभिषेक करा देते, तो दुनिया कहती कि कालिया कॉपी किया है, नहीं कहती क्या? उनकी लेखनी की प्रहार, और उसने राम यानी उस रघुकुल के 21 राजाओं को लिख दिया कि अब बताओ। बचपन में आपने एक कहानी पढ़ा होगा, राज्ञः दिलीपस्य गो सेवाम, राजा दिलीप की गाय सेवा, पढ़ा है क्या? वहीं से इससे रघुवंशम की कहानी शुरू होती है। अंतिम में ले आकर के उन्होंने समुद्रगुप्त के विजय को भी राम के विजय जैसा बता के समुद्रगुप्त को भी खुश कर दिया कि वाह क्या गजब अद्भुत लिखा इन्होंने। दूसरा कुमार संभवम। अब यहां से कालिदास के लेखनी में प्रेम समाहित हो गया। यहीं पर तो उन्होंने लिखा है कि पार्वती और शिव के प्रेम प्रसंग तथा कुमार कार्तिकेय का जन्म करा दिया। अब इसकी कहानी के जब अंदर में जाओगे तो प्रजापति आर्य देवता थे, प्रजापति आर्य देवता थे, और उनकी कुछ पुत्रियां थी, जिसमें एक पुत्री सती भी थी। अब उन्हीं के एक पुत्री से विवाह हो गया था विष्णु जी का, तो विष्णु भी आर्य थे। अब आर्य देवता में विवाह कोई बड़ा बात नहीं है जी। विवाह में दिक्कत कहां है? जहां इंटरकास्ट मैरिज है। ये 21वीं शताब्दी भी इंटरकास्ट मैरिज को इतना जल्दी स्वीकार नहीं कर रहा है। ये उस समय इंटरकास्ट मैरिज हो रहा था, लेकिन प्रेम दोनों तरफ था। सती बैठ चुकी थी कि कुछ भी करिए, लोगों ने कहा कि वो भूत वाला है, भभूत वाला है, वो तो जो है अर्धनग्न रहता है, मृगछाला में है, कहीं कि कुछ भी है वही चाहिए। रब देखा है ना भाव कि कुछ भी है वही चाहिए। फिर कैसे विवाह का प्रोसेस होता है, प्रजापति यज्ञ कराते हैं, वहां पर सबके लिए चेयर लगा हुआ है कि यहां नहीं बैठा कि नीतीश कुमार बैठेंगे, राज्यपाल बैठेंगे, इधर तेजस्वी जी बैठेंगे, अब पता चला इनका चेयर ही नहीं है। नारी कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पति की अपमान हो ये बर्दाश्त नहीं है। अब उन्होंने वहीं पर क्या किया? समाधि ले लिया। जब फिर शिव अपने तांडव रूप में किसको भेजे? वीरभद्र को बनाए। किनको? वीरभद्र को। कहे कि जाओ प्रजापति को देख लेना है। वीरभद्र पहुंचे और जितने लोगों के पास पहुंचते थे सबको खत्म। प्रजापति ने विष्णु को कहा कि देखो मैं तो तुमको ये मान करके बेटी का विवाह किया था कि तुम बहुत शक्तिशाली हो,
हाथ बांध के खड़ा है, मारो वीरभद्र को। अब वीरभद्र में ऐसी ताकत थी कि जितना खून गिरा दो उतने वीरभद्र तैयार है, कोई मारेगा उसको? प्रजापति को भी सर धड़ से अलग। तो विष्णु के साथ उन्होंने समझौता कराया कि भैया सुनिए, जाकर के शिव जी को कि माफ कर दीजिए, कुछ भी है, हम लोग साधु भाई हैं, और ठीक ठाक है, उनको जिंदा कर दिया जाए। तो फिर बकरे के मुड़ी लगाया गया है, देखिए ना, ये सब कालिदास की रचनाओं में है। यहां मेघदूतम, प्रेम की प्रकाष्ठा दिखा दिया कालिदास ने। यहां एक नगर है तमिलनाडु के पास, कौन सा? रामेश्वरम, नाम सुना है आपने? रामेश्वरम। इसी रामेश्वरम के राजा हुआ करते थे कुबेर, धन के देवता, और यक्ष यक्षिणी उनके पूजा में लगे रहते थे सब। एक दिन यक्ष का विवाह हुआ, यक्षिणी घर में आई, देर तक सोए रह गए। ये स्वाभाविक सी बात है, ब्याह शादी के बाद लोग देर तक सोता है। पूजा उनका भंग हुआ, उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस यक्षिणी के प्रभाव में आकर तुमने मेरे पूजा को खराब किया है, तो उस यक्षिणी से 1 साल तुमको दूर रहना पड़ेगा। कालिदास की रचना है, किसमें? मेघदूतम। दूर भी रहना कहां पड़ेगा? तो इस देश छोड़ करके तुमको हिमालय पर जाना पड़ेगा। अब उसी समय कालिदास ने इस बादलों की चर्चा की। कौन सा? आषाढ़ी मेघ का नाम आपने सुना है? आषाढ़ महीना हो, आषाढ़ महीना में मेघ इधर से बड़ी एकदम काला काला आता है पश्चिम की तरफ से। बचपन में हम लोग चिल्लाते थे कि जामुन जैसा हो गया है काला, देखा है आपने? अब बचपन में खूब लड़का मुट्ठी बांध के दौड़ता है कि इसको बरसाएंगे। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीका से अपना वो इंजॉयमेंट को व्यक्त करता है। तो यहीं पर यक्ष ने भी उस काले बादल को देख करके मन के भाव विभोर होकर के कहा कि बादल, ये मेरा खबर ले जाकर के यक्षिणी तक पहुंचा देना। देखिए आज हम लोग मॉनसून पढ़ रहे हैं और कालिदास उस समय मॉनसून पढ़ा दिए थे, नहीं पढ़ा दिए थे कि ले जाकर के कहां पहुंचा देना? यक्षिणी तक पहुंचा देना। आज जब फिर उधर से लौटना, मतलब शीतकाल में मॉनसून का निवर्तन होगा, शीतकाल में मॉनसून का निवर्तन होगा, तब फिर उधर से आना तो उसका खबर मेरे पास तक ला देना। लाकि मेघदूतम में भी क्या है? तो यक्ष यक्षिणी का प्रेम और विरह की चर्चा उन्होंने किया है कि कैसे एक प्रेमी प्रेमिका को विरह में क्या करता है। तब ना इसके बाद ना ये सब कालिदास का चेला है, सब अभी लिखता है कि चंदा हो खबर पहुंचाना, इस टाइप का नहीं सुने हो तुम लोग? अरे विरह वाला आदमी सब तड़पता है, चंदा मामा से कहता है कि मेरा खबर ले आगे पहुंचा देना, तोता वोता से किसे भेजते हैं, कबूतर से खबर उड़ा देना। ये सब कालिदास का चेला है, ये सबके गुरु कालिदास। ऋतु संहारम में भी, चलो अभी 2-3 और बच गया, जल्दी जल्दी बोलते हैं, सुनो। ऋतु संहारम में भी, इसमें भी एक भौरे और भौरी के प्रेम प्रसंग पर चर्चा है कि कैसे एक भौरा भौरी जो है अपने प्रेम के प्रकाष्ठा पर थे। वहां पर एक भौरा जो है बसंत के समय में, उन्होंने एक ऋतु का भी चर्चा किया है, ऋतुराज कहा है बसंत को, कि बसंत में भौरा जाता है फूल चूसने के लिए, लेकिन उसमें वैसा फूल है कि शाम में उसका मुंह बंद हो जाता है। था अभी भी फूल है ना जो समूह में बंद हो जाता है, और भौरा उसमें गया, जी हाँ, और उसी में फंस गया, भौरी ने अपना जान दे दिया। इसका सार यही है। आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी एकदम प्रेम से लबालब भरा हुआ कालिदास की रचना। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? इसमें प्रेम प्रसंग। भाई रुको ना, पहले तो उससे भी पहले उन्होंने प्रेम करा दिया विश्वामित्र और अप्सरा का, विश्वामित्र और अप्सरा का। ये अप्सराएं वही होती थी, कंप्लीट अप्सरा ही होती थी वो सब, तो उसको अप्सरा बोलते थे जी नहीं। वो अप्सरा जो इंद्र के मनोरंजन में लगी हुई महिलाएं थी,
वे सब अप्सराएं थी। इसलिए एक अप्सरा नहीं बोलते हैं, कभी भी बोलते हैं अप्सराएं। ठीक है। तो विश्वामित्र और अप्सरा के प्रेम प्रसंग से उत्पन्न संतान थी शकुंतला। इससे उत्पन्न संतान थी शकुंतला। नाम सुना है आपने शकुंतला? हाँ सुनो। हाँ, अब एक ये ऋषि और ये अप्सरा छुट्टी मनाने के लिए हॉलिडे में आई थी इस धरती पर। ये तो है कहाँ की? स्वर्ग की। हाँ, स्वर्ग में अप्सराओं का जीवन भी सामान्य नहीं था। अप्सराओं को स्वर्ग में प्रेम करने का अधिकार नहीं था। हाँ, वहां मनोरंजन भर करना है। यहाँ आई, प्रेम पाठ में पड़ गई विश्वामित्र से। उत्पन्न संतान कौन है? शकुंतला। और इस शकुंतला को जब ये कही कि मेरा छुट्टी खत्म हो गया, हमको लौटना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये कहे कि मेरा भी अब अगला शुरू होना है तपस्या, हम भी जाएंगे। तो ये जो आ गई कहां जाएगी? तो एक व्यक्ति निकल के आए, कौन? भृगि ऋषि। नाम क्या है इनका? भृगि ऋषि। अब हुआ कि भैया इसका पालन पोषण कर लेंगे कौन? भृगि ऋषि। इसका पालन पोषण कौन कर लेंगे? भृगि ऋषि। हो गया, पालन पोषण करने लगे, वन में रहते थे। एक समय की बात है कि भरत कुल के राजा कौन? दुष्यंत शिकार करने के लिए जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने एक शिकार पर अपना निशाना लगाया कि दूसर शिकार कूद करके आया और उन्हीं का शिकार कर दिया। पता नहीं है कि जैसे एक खरगोश को मारने के लिए निशाना लगाए हो, पता चला इधर से शेर आया और तुम्हारा ही शिकार कर दिया। ये अक्सर घटनाएं घटती है। वही घटनाएं घटी दुष्यंत के साथ भी। दुष्यंत मूर्छित अवस्था में खून से लथपथ पड़े थे। शकुंतला कुटी के पास घूमने गई, देखी कि एक इस टाइप का युवराज टाइप का आदमी पड़ा हुआ है। तो वो तो नैतिकता और मानवता से उस व्यक्ति को पूंछ ओछ करके ब्लड उलट पानी वानी मार के होश में लाने का प्रयास करी। लेकिन उस मूर्छित व्यवस्था में स्वाभाविक सी बात है कि पता चले कि तुम बेहोश हो, और जब जैसे ही आंख खुले एक महिला के गोदी में माथा रख के सोए हो। और सीधी सी बात है कि कैसे व्यक्ति को भी पार करा देगा। स्वाभाविक सी बात है कि उसको पार करा ही देगा। कालिदास से मैं नहीं, ये कालिदास के ये तर्क, इन्होंने कालिदास के सोच है, उन्हें इस चीज को आगे बढ़ा दिया। अब ये भूल गए कि मेरा कौन राज्य पाज भी है क्या, कहेंगे इसी में रहेंगे। शकुंतला कहेगी बुड़बक आदमी, आप राजा हैं और मैं एक ऋषि की सेवा में हूं। अब जाओ और अपने राज्य पाज को देखो, अपने वहां राजा ओजा हैं, संभालिए वहां। तो ये जा रहे थे तो इन्होंने एक अपना अंगूठी निकाला और कहा कि भैया ये ले लो, ये तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड है, जब भी तुमको मेरी जरूरत पड़े इसको लाना, मेरे राज दरबार में किसी को दिखाना, डायरेक्ट एंट्री मिलेगा, पहुंच जाना, है कि नहीं। अब एक बात और बताओ कि कोई भी महिला जिसका पति दूर होता है, विदेश जाता है, प्रदेश जा रहा हो, वो आराम से बैठ करके और उस दिन एंजॉय थोड़े करेगी। मायूसी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके चेहरे पर मायूसी आ जाता है, नहीं आ जाता है कि ये जा रहे हैं, जीवन के दो चक्का है, एक चक्का जा रहा है, तो मायूसी रहेगा ही। और ये बड़ी मायूस थी। उसी समय एक व्यक्ति और इसके यहां आ गए घूमने के लिए। उस व्यक्ति का क्या नाम था? दुर्वासा ऋषि। नाम सुना है आपने? दुर्वासा ऋषि बहुत खतरनाक ऋषि हैं। दुर्योधन एक बार खूब खिलाया उनको, कहा कि सुनिए ना सर, खूब मेरे यहाँ तो खा लिए, इससे बढ़िया मेरा भाई सब खिलाएगा, जंगल में गया है उसके यहाँ चल जाइए। दुर्वासा ऋषि कहे ना, तुम्हारे ही यहाँ खा करके मन भर गया, उस सबके यहाँ नहीं जाएंगे। बच गए सब। ये जहां जाते थे इनका अगर मन प्रसन्न नहीं हुआ तो श्राप दे देते थे। इनका श्राप मतलब लकीर है, कटेगा नहीं।
अब ये दुर्वासा ऋषि शकुंतला के घर रुके थे, ये देख रहे थे कि उधर बैठ रही है, उधर बैठ रही है, उधर बैठ रही है, मेरे पास नहीं बैठ रही है। अब गुस्सा आ गया इनको, कहे कि बेवकूफ लड़की, जिसके विरह में तुम बैठ रही है एक दिन वही तुमको पहचानने से भूल जाएगा, ये मेरा श्राप है, जाओ। फंस गया मैटर, फंस गया कि नहीं मैटर? कालिदास फंसा दिए। अब बड़ी स्थिति गड़बड़ हो गया भाई। इसको एक बच्चा हुआ जिसका नाम बाद में उन लोगों ने क्या रखा, भरत। जब बचपन में थे तो इन्होंने देखा कि ये तो बाघ के दांत गिन रहा है, भरत बड़ी बहादुर है, इसको पहुंचा देना चाहिए इसके बाप के पास, वहीं पढ़ाई लिखाई करके अच्छा करेगा, जंगल में इसको हम क्या करेंगे, जिसकी अमानत है उसके पास पहुंचाते हैं। लेकर के वहां से निकली, रास्ते में चल रही थी, एक सरोवर मिला। ये सरोवर में ये चिल्ला गए, माम पानी पीना है। तो कैसे पानी नहीं पिलाएंगे? अब ये गए पानी पिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए ऐसे हाथ से पानी उठाई, तब तक आइडेंटिटी कार्ड, सोचेंगे नहीं तो कहानी टूट जाएगा ना। ये कालिदास ने सोचा था, वो अंगूठी गिर गया, संयोग से वो अंगूठी एक मछली निगल गई, और वहां पर जो मछली मारने वाला पहुंचा, वह मछली मारा तो मछलियां सबसे बड़ी थी, तो उसको कहा कि ये दे देंगे, अपने राजा को गिफ्ट में पहुंचा देंगे, उपहार दे देंगे। राजा के यहाँ मछली गई, तो दुष्यंत जब मछली खाने बैठे तो संयोग से उसी पीस में वो फंसा हुआ था जिसको वो खा रहे थे, उनको मिल गया अंगूठी। कहे कि लगता है कि शकुंतला निपट गई, क्योंकि अंगूठी यहाँ है। हाँ हाँ, पुरुष पक्ष इस मामले में थोड़ा रूढ़िवादी है, बहुत ज्यादा नहीं है कि नहीं है? हाँ, महिलाएं मार्मिक हैं, लेकिन पुरुष यहाँ पर रूढ़िवादी है। चलो क्लास लाइव चल रहा है, लेकिन 21वीं सदी की महिलाएं भी अब उस टाइप की नहीं है भाई। उन लोग भी कहा कि जो रास्ता दिखाए हो उस रास्ता पर अमल करके दिखाएंगे, चल के दिखाएंगे, ठीक है। वो मछली, वो अंगूठी जो निगल गई थी, उस निगली हुई अंगूठी को उन्होंने देखा, कहा गई। तब तक शकुंतला पहुंच रही है, दरबान से कह रही है जाके राजा से कह दो शकुंतला आई है। राजा कहे कि दरबान से कि जाके आइडेंटिटी कार्ड मांगो। यो उनको लगा कोनो मार के अपने शकुंतला बन के आ गई है, कहे आइडेंटिटी कार्ड मांगो। वो कहीं भुला गया, वो कहे कि उससे आइडेंटिटी कार्ड नहीं तो शकुंतला नहीं है। इसी उहापोह में कालिदास फंस गए। अब फंस गए तो कैसे निकलेंगे भाई? यहाँ पर कहानी छोड़ दिया जाता तो लोग कहता ना, अरे कोनो मजा आता, फिल्म फ्लॉप कर जाता कि नहीं। ये ऐसे मोड़ पर फंस गया है कि दुष्यंत कह रहे हैं कि आइडेंटिटी दो, आई कह रही है भुला गया। अगर यहाँ पर फिल्म छोड़ दिया जाए तो फिल्म फ्लॉप, किनारा लगाना पड़ेगा ना। तो जब भी कोई उपाय नहीं हो तो भगवान पर खेल जाओ, कोई दुनिया गाली नहीं देगा, देता है। मेहनत हम लोग कम किए, नौकरी अपना नहीं हो, रिजल्ट अपना नहीं हो, अब बीच में घुसा दो भगवान को, कि भगवान चाहते ही नहीं है कि हो। मेहनत तो करिए रहे हैं, कोई आपको कुछ बोलता है? ना ही बोलता है। कालिदास ने भी कहा कि वहीं पर आकाशवाणी हुआ, आकाश से आवाज आता हुआ प्रतीत हुआ दुष्यंत को कि मूर्ख, शकुंतला तुम्हारी इंतजार कर रही है। और दुष्यंत दौड़े गए, शकुंतला को गले लगा दिया, कहानी खत्म। छोड़, हटा, और ज्यादा मत पढ़ो, नहीं तो ज्यादा लग जाएगा समय। अरे दूगो रह गया, आप दूगो सुनेगा तो 11 बज जाएगा बस। नहीं, पढ़ाने दो ना जी। हाँ, अभी बादल और बरसात करा लेने दो, चलो बादल बरसात करा लेने दो भैया। हम लोगों का क्लास का भी लिमिट है ना, कि एक लिमिट में खत्म कर लेना है आपका बैच ना। यही कह रहा है कि नमो बोल दीजिए भाई, बुड़बक सब। चलो आगे बढ़ाओ। इसमें जो है उर्वशी और पूर्वा, विकर्मो वर्षियम, उर्वशी और पूर्वा के विरह मिलन और वही प्रेम की चर्चा है इसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रेम विरह के चर्चा है। अब कालिदास से तो कुछ ना बुझाएगा तो कह देना कि इसमें प्रेम है, विरह है, मिलन है, सब सही है, क्योंकि कालिदास मतलब वही,
ठीक है, आगे बढ़ाओ। चलो ठीक हो, बात कर रहे थे हम लोग कहाँ, बादल पर मेरे भाई, बादल पर। और बादल में आपसे बातें हो रही थी क्या, तो एक हम लोग जो सबसे पहला लिखे थे, उच्च स्तरीय बादल। कौन सा बादल था, उच्च स्तरीय बादल। उच्च स्तरीय बादल कहां से कहां तक, 6 किलोमीटर से ऊपर जो बादल बनता है, 6 किलोमीटर से ऊपर जो बादल बनता है उच्च स्तरीय बादल है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। उच्च स्तरीय बादल भी कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। उच्च स्तरीय बादल भी 3 प्रकार का। पछाब, पछाब स्तरीय और पछाब कपासी, इसको बोलते हैं पछाब, पछाब स्तरीय, स्तरीय, और एक होता है पछाब कपासी, पछाब कपासी। सुनो, ये उच्च स्तरीय बादल का एक और नाम है कि इसे पछाब मेघ भी कहा जाता है या पछाब बादल भी कहा जाता है। एक शब्द कहीं दिया रहेगा तो किस नाम से जानते हैं इसको, कि सर इसको पछाब मेघ भी कहा जाता है। सब लोग ठीक हो, कि इसे पछाब मेघ भी कहा जाता है। ये होता है 10 से 12 किलोमीटर तक। बादल बनते कहां तक हैं, 12 किलोमीटर। ये 8 से 10 किलोमीटर तक, और ये 6 से 8 किलोमीटर तक, 6 से 8 किलोमीटर तक, 6 से 8 किलोमीटर तक, 6 से 8 किलोमीटर तक। लिखिए, सभी पछाब मेघ, सभी पछाब मेघ वर्षाहीन होते हैं। सभी पछाब मेघ वर्षाहीन होते हैं। इससे वर्षा नहीं होता है भैया। सभी पछाब मेघ यानी उच्च स्तरीय बादल वर्षाहीन होते हैं, अर्थात इससे वर्षा नहीं होता है, अर्थात इससे वर्षा नहीं होता है, इससे वर्षा नहीं होता है। ये श्वेत रंग के होते हैं, ये श्वेत रंग के होते हैं। तीसरा लिख लीजिएगा, मध्य स्तरीय मेघ, मध्य स्तरीय मेघ है। मध्य स्तरीय मेघ है। कितना से कितना किलोमीटर तक, 2 से 6 किलोमीटर। मध्य स्तरीय में, मध्य स्तरीय बादल कितना से कितना तक, 2 से 6 किलोमीटर तक, 2 से 6 किलोमीटर तक, 2 से 6 किलोमीटर तक। देखिए यह बादल भी, यह बादल भी हिमकण जलकण दोनों से युक्त होते हैं। युक्त होते हैं। भूरा रंग का होता है, भूरा रंग का होता है, भूरा रंग का होता है। जी हाँ, इसका कलर कैसा हो जाता है, थोड़ा हल्का भूरा रंग का होता है। सूर्य को ढक लेते हैं। बचपन में देखा है आपने, दिन के समय में घमछैया हो जाता है, नहीं देखे हैं क्या घमछैया, ये सब तो घमछैया करते हैं, मुट्ठी बांध लेते थे, और फिर जब भाग जाता था तो देखते थे कौन मुट्ठी खुले था।
ये घमछैया भागल है क्या जी। गांव में रह के ज्योग्राफी तो 50-60% गाँव में सीख गए। यहाँ ज्योग्राफी को केवल करना क्या है कि उन बातों को याद दिला देना होता है कि देखो भाई ऐसा होता था कि नहीं होता था। अगर याद आ गया तो आधा ज्योग्राफी उसी से। क्या लिखे, बूंदाबांदी हो सकता है और सूरज को प्रकाश को ढक करके आभा मंडल बनाते थे, आभा मंडल बनाते थे, आभा मंडल भी बनाते थे। हाँ, आभा मंडल का निर्माण करते थे। सबसे काम की बात है निम्न स्तरीय मेघ है जो 2 किलोमीटर से नीचे बनता है। निम्न स्तरीय बादल, वो ढक के घमछैया नहीं बनता था, ओकरे के आभा मंडल कहा जाता है बालक। सुनो, लिख लेना निम्न स्तरीय बादल कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर से नीचे बनेगा, 2 किलोमीटर से नीचे बनेगा। देखो, इससे दीर्घकालिक वर्षा होती है, इससे दीर्घकालिक वर्षा होती है, दीर्घकालिक वर्षा होती है। यह दीर्घकालिक वर्षा होता है, रंग काला हो जाता है, सर्वाधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी है, सर्वाधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी है। सर्वाधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी है। एक शब्द और पढ़ना कि वर्षण, वर्षण कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन, संवहनीय, कौन कौन वर्षा है, संवहनीय, संवहनीय। दूसरा संवहनीय के बाद पर्वतीय, 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 संवहनीय, पर्वतीय और वाताग्रीय, वाताग्रीय वर्षा, वाताग्रीय वर्षा, वाताग्रीय वर्षा। संवहनीय, पर्वतीय और वाताग्रीय वर्षा, संवहनीय, वाताग्रीय और पर्वतीय वर्षा। वर्षा कितना, 3 हुआ। कौन कौन, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और वाताग्रीय वर्षा। अब बताइए संवहनीय वर्षा किसको कहते हैं, सुनो सुनो, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। अक्षांशीय रूप से देखिएगा, समझ लेना, बाद में लिख देना कि भैया 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ तक, ये विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण तक सूर्य की लंबवत किरण प्राप्त होता है। सूर्य का लंबवत किरण होने के कारण वाष्पीकरण ज्यादा होगा, उच्च वाष्पीकरण होगा, बादलों का निर्माण होगा और वहां पे अधिक वर्षा होता है। प्रतिदिन 1 से 4 बजे के बीच में अनिवार्य रूप से वर्षा होगा, वो भी तीव्र चमक और गरज के साथ वर्षा होता है। इसी को संवहनीय वर्षा कहा जाता है। देखे थे, नहीं बता दीजिएगा संवहनीय वर्षा क्या है, बताना नहीं है, किसी को पढ़ा भी देना है, आप लोग पढ़ाने वाले लोग हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ाने वाले लोग हैं तो आपको उस स्तर पर काम करना है। लिखिए संवहनीय को एक शब्द में लिखिए, फटाफट लिखिए। जी हाँ, यही वर्षा होता है मेरे भाई, संवहनीय वर्षा। विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण, विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण,
जहां पूरे वर्ष भर जहां पूरे वर्ष भर सूर्य की लंबवत किरणें प्राप्त होती हैं, सूर्य की लंबवत किरणें प्राप्त होती है, सूर्य की लंबवत किरणें प्राप्त होती है, संवहन तीव्र होता है, वाष्पीकरण तीव्र होता है, संवहन तीव्र होता है। यहां यहां गरज और चमक के साथ, गरज और चमक के साथ पूरे वर्ष भर पूरे वर्ष भर दोपहर की वर्षा होती है। पूरे वर्ष भर तीव्र वर्षा होता है। अब ये पर्वतीय वर्षा किसको बोलते हैं, ये बताओ, सुनो। हाँ, अक्सर यहां देखोगे कि सर मॉनसूनी हवाएं जब पर्वतों से टकराती है तो ये अवरोधक का काम करते हैं। क्या करते हैं? अवरोधक का काम करते हैं। फिर ये वायु टकरा करके जब ऊपर बढ़ती है तो लंबवत बादल का निर्माण करते हैं, और इसी का परिणाम है कि इस पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा उच्च हो जाती है। यानी पर्वताभिमुख्य, पर्वतों के मुख्य के दिशा में जिधर से ये टकरा रहे हैं, यहां पर उच्च वर्षा होता है। ओपोजिट साइड में निम्न वर्षा होता है। कारण क्या है कि ये वायु धीरे धीरे पर्वतों के शीर्ष के ऊपर से जब ढलानों पर आता है तो इसमें नमी की मात्रा समाप्त हो गई होती है, और जब नमी की मात्रा नहीं होते हैं तो वर्षा होगा नहीं होगा। तो पर्वता विमुख क्षेत्रों में वर्षा नहीं होता है। भारत में जो अक्सर क्षेत्र हैं, जैसे कहाँ, तो मध्य भारत से ऊपर के क्षेत्रों में देख लो, तो यही वर्षा का तो आधार है कि जा करके टकराते हैं। अब भारत में कल हम आपको डायरेक्शन समझा रहे थे कि अरब सागर सखा वाली वर्षा देखो, जैसे दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून का बंगाल के खाड़ी सखा भी जाकर के जब शिलोंग पठार पर गारो खासी जयंतिया से टकराता है तो वहां वर्षा करा करके फिर भारत में प्रवेश करता है। अरब सागर सखा भी पश्चिमी घाट से टकराता है और यहीं तो पर्वतों के टकराने के बाद वर्षा कराते हुए आगे बढ़ता है ना। अंतिम रूप से कहां? हिमालय से टकराता है और हिमालय से वर्षा करा करके निश्चिंत हो जाता है। भारत में ही एक स्थान है लेह, नाम सुना है आपने? लेह सबसे कम वर्षा होता है। लेह में सबसे कम वर्षा का कारण क्या है? जी हां, वह हिमालय के ओपोजिट में, यानी इसके वृष्टि छाया क्षेत्र में है, इसलिए वहां वर्षा नगण्य होता है। 6 सीएम तक वर्षा होता है, कभी कभी 2-4-10 बूंद गिर गया बहुत है, नहीं तो वहां वर्षा के अभाव है। तीसरा है वाताग्रीय वर्षा, इसको लिख लिया है ना, इसको भी लिख लो, 2 लाइन में खत्म करिए, 2 लाइन में लिख करके खत्म करिए। देखिए, जब आर्द्रता युक्त वायु, जब आर्द्रता युक्त वायु पर्वतीय अवरोधक से टकराती है, अवरोधक से टकराती है,
तो पर्वताभिमुख के क्षेत्रों में, पर्वताभिमुख क्षेत्रों में उच्च वर्षा होता है, जबकि पर्वताभिमुख क्षेत्र में, इसके ओपोजिट में वृष्टि छाया का निर्माण होता है और वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होते हैं, वर्षा नहीं होते हैं। वाताग्रीय वर्षा, हाँ, ओपोजिट साइड में वृष्टि छाया क्षेत्र में वर्षा का अभाव हो जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट है वाताग्रीय वर्षा। वाताग्रीय वर्षा किसको बोलते हैं? वाताग्रीय वर्षा किसको बोलते हैं? वाताग्रीय वर्षा किसको बोलते हैं? सुनो, मध्य अक्षांशों पर जहां गर्म वायु और ठंडी वायु, ये दोनों का अभिसरण होता है, दोनों का अभिसरण होता है, जहां गर्म वायु और ठंडी वायु का अभिसरण होता है। कैसे होता है एक बार ये भी सीखना है कि भैया जब दोनों का अभिसरण होगा तो गर्म वायु हल्की होती है और ठंडी वायु भारी होता है। अब ये गर्म वायु इसके ऊपर में बैठ जाता है, आकर के फैल जाता है इसके ऊपर में, ठीक है। और जैसे ही फैलेगा तो ये संघनन स्वरूप वहां बादल बना करके और फिर वर्षा करा देंगे। तो जहां गर्म और ठंडी वायु का अभिसरण क्षेत्र है वहीं पर वाताग्रीय वर्षा होता है। उन्हीं क्षेत्रों में वाताग्र यानी चक्रवात का निर्माण भी होता है। साइक्लोन जानते हो कितने प्रकार के होते हैं? चक्रवात कितने प्रकार के? कौन कौन? वो तो एक चक्रवात प्रति चक्रवात आप बता रहे हैं, है? हाँ, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। एक उष्ण और एक शीतोष्ण। अंतर होगा दोनों के अक्षांशों का और परिस्थितियों का। क्वेश्चन पूछा था कि चक्रवात बनने के लिए महासागरीय जल का तापमान कितना होना चाहिए? न्यूनतम 27 डिग्री अगर तापमान है तो चक्रवात बन सकता है। एक क्वेश्चन चक्रवात से भी आते हैं, लेकिन चक्रवात आप लोग कल खूब बढ़िया से पढ़ के आइएगा। अभी होमवर्क भी कराते हैं आपको कि क्या क्या पढ़ के आना है, ठीक है। पहले लिख लो, वाताग्र में एक लाइन लिखो, वाताग्र में एक लाइन फटाफट लिखे। जब गर्म एवं ठंडी वायु मध्य अक्षांशों पर टकराती है, जब गर्म एवं ठंडी वायु मध्य अक्षांशों पर टकराती है, मध्य अक्षांशों पर टकराती है तो गर्म वायु का उत्थान होता है, जो ठंडी वायु पर फैल जाती है, ठंडी वायु पर फैल जाती है। दोनों का मध्य चाहे दोनों का मिलन स्थल, दोनों का मिलन स्थल क्या कहलाता है? वाताग्र कहलाता है। जहां दोनों मिलते हैं उसी को वाताग्र कहा जाता है। दोनों का मिलन स्थल ही वाताग्र कहलाता है। एक लाइन और लिख लीजिएगा, गर्म वायु के संघनन से, गर्म वायु के संघनन से वर्षा स्तरीय मेघ बनते हैं, वर्षा स्तरीय मेघ बनते हैं।
जिससे जिससे दीर्घकालिक वर्षा होती है या लंबे समय तक वर्षा होते हैं, उन क्षेत्रों में भी लंबे समय तक वर्षा होते हैं, उन क्षेत्रों में भी लंबे समय तक वर्षा होते हैं। ये तो था वर्षा से जुड़ी हुई आपकी बातें, ठीक है। चलो कल घर से पढ़ के आइएगा, साइक्लोन को एक बार पढ़ के आइएगा, चक्रवात को क्या पढ़ के आना है, चक्रवात को पढ़ के आना है। और क्या बचा हुआ है इधर, उसके बाद पढ़ लेंगे हम लोग क्या, समुद्र विज्ञान पढ़ लेंगे, समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी। अब यही मेजर टॉपिक्स आपका बचा हुआ है, ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी, ठीक है। मेजर टॉपिक बचा है ओशियनोग्राफी। और एक बात कर लेंगे आपसे किस पर, चक्रवात पर, कि साइक्लोन किसको कहते हैं, चक्रवात है क्या, उसका निर्माण किधर होता है, ठीक है। साथ ही कल आप लोगों को होमवर्क था कि भाई जितना आपका ज्योग्राफी का चैप्टर हुआ है, टॉपिक्स हुआ है, आप उसको पढ़ के आइएगा। मैं लास्ट 5 मिनट आपसे धुआंधार प्रश्न कर दूंगा, आप बता दीजिएगा, ठीक है। ओशियनोग्राफी, और ओशियनोग्राफी को इसमें अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जल धारा को लेकर के, क्या पूछता है, जल धारा को लेकर के बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है कि कौन गर्म जल धारा है और कौन ठंडी जल धारा है। इसी लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा लेवल इसको अलग ले जाने की जरूरत नहीं होगी। गर्म जलधारा किसको बोलते हैं, गर्म जलधारा किसको बोलते हैं, सुनो, जो 0 डिग्री यानी विषुवत से ध्रुवों की ओर जो जाने वाली जलधारा है गर्म है, और जो ध्रुव से विषुवत की ओर आए वो ठंडी है। दूसरा, इस समुद्र विज्ञान में इसमें आपसे पूछता है लवणता, ठीक है, कि कहां कितनी लवणता है। अब भारत के संदर्भ में ही देखोगे तो इस बंगाल के खाड़ी और अरब सागर दोनों के लवणता में अंतर है कि नहीं, किसमें ज्यादा है, लवणता ज्यादा किसमें है, अरब सागर में, सब लोग बताइए। अरब सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है, हाँ, एक तो कारण है कि इसमें नदियां ज्यादा मिलती हैं, नदियों का जल मीठा होता है, लवणताओं को सीधे प्रभावित करता है। दूसरा, यहां नदियां कम मिलती हैं और कम मिलने का कारण ये स्थिति बनता है। तीसरा ये भी है कि ये वाष्पीकरण उच्च होता है इन क्षेत्रों में। आप देखो केरल वाले रीजन्स में देखिए तो कितना वर्षा होता है, वाष्पीकरण उच्च होता है, लवणताएं बचती हैं। अच्छा, सागर में लवणता गया कहां से, कहां से पहुंचा है, इसी मिट्टी से, इसी मृदा से लवणता सागर तक पहुंचा है, पहुंचाई है नदियां, नदी जल के साथ ही तो पहुंचता है ना। अच्छा, भारत में कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करता है, गुजरात। कोई दिक्कत किसी को, सबसे ज्यादा कौन करता है। तो कल ये बेसिक बातों को आप एक बार करके आएंगे ही आएंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीका से आपको मतलब कंप्लीट करा दूंगा, फिर उसके बाद जो कुछ बचा होगा उसको पढ़ा वढ़ा करके निपट लेंगे इसमें। और किसी को कुछ पूछना है, और किसी को कुछ पूछना है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में नहीं पूछना है तो मैं पूछ लूं, मैं पूछ लूं। अच्छा चलो, भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो लैंडलॉक है
यानी जिस भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा न तो समुद्र से लगती है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। सबका जुबान बंद है क्यों? भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा न तो समुद्र तट से लगते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं? आपके कॉपी में साफ साफ लिखाया गया है मेरे भाई। कई गो है? 5 गो है। 5 स्टेट है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। 5 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें इतना तोप कहां पूछ दिया आपसे? कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अपनी सीमा सागर तट से साझा करते हैं? महासागरों से सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? कई गो? इतना कंफ्यूजन काहे है? खून जला है पढ़ाने में, और जितना जला है उतना खून निकाल देंगे। हाँ, ये मत समझिएगा कि हाँ पैसा दे दिए हैं तो सबसे मुक्त हो गए, जी नहीं। कै गो? 13 हो जाएगा। कितना? 13 हो जाएगा, क्योंकि 9 स्टेट और 4 यूटी भी है उसमें, 4 यूटी भी होते हैं। अब एक बात बताओ मेरे भाई, चाइना की सीमा कितना कितना किलोमीटर चाइना सीमा साझा करता है? 3400। कितने राज्यों से? कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? 4 राज्य और एक 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, अब एक बताओ, कितने स्टेट हैं भारत के जिनकी सीमा 3 देशों से लगती है? 3 देश से, हाँ जल्दी जल्दी बताइए। 3 देश से लगती है। त्रिपुरा के गिन दिएगा? 3 त्रिपुरा के 3 और से लगता है, 3 देश से नहीं। कैंसिल करो। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख। दिक्कत है? नहीं है। थोड़ा अंदर में भी आकर के कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ही फेंक देंगे ना आपको कि चीजें याद रहे, ठीक है। अब एक बात बताओ, जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से भारत विश्व में किस रैंक पर है? कितना स्थान पर है? जनसंख्या के दृष्टि से पहला, क्षेत्रफल के दृष्टि से 8वां कौन सा देश है? 8वां कौन है? हम लोग से नीचे कौन है? और ऊपर? ऊपर भारत किन 2 देशों के बीच है? ऑस्ट्रेलिया और इसी के बीच है ना। तो अक्सर पूछ लेता है कि कौना के बीच में है। अच्छा, अंदर प्रवेश करते हैं। घनत्व में सबसे छोटा देश राज्य कौन सा है? जनसंख्या घनत्व में भारत का कौन सा? कितना है? कितना है? अच्छा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को किसने दिया था? किसने दिया? उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को किसने दिया था? प्लेट टेक्टोनिक। मॉर्गन का नाम सुना है आपने? 1967 में मॉर्गन ने इसकी व्याख्या करी थी, और मैकेंजी और पार्कर ने इस पर अपना सहमति दिया था। तो भूलना नहीं है, इतना मेहनत से खून जला के पढ़ाया गया है। एक बात बोल दिए हैं, ये देखते हैं ब्रजेश जी के सामने बोल दिए हैं कि अगर नहीं याद हुआ तो जितना खून मिला जला है उतना खून सबसे निकाल देंगे हम। हाँ सीधे बात है भाई, नहीं तो नहीं मिलेगा, सिरिंज चला के निकाल देंगे, ठीक है। और ये पक्का कमिटमेंट कर रहे हैं आपसे। तो आपसे मेरा निवेदन है, अंतिम बार जो विनम्र निवेदन है, ये लास्ट बार है कि आपके पास 1-2 दिन का समय है।
तोता की तरह याद कर लीजिएगा कि तुरंत कुछ बोला जाए और आप उधर से अपना सुमधुर संगीत सुनाना शुरू कर दीजिए। हाँ, नहीं तो कुछ जो है गांव के वो झूमर और सोहर की तरह बताता है कि पड़ोसी क्या कह रहा है वो भी हम भी कह देंगे। ऐसे नहीं चलेगा। होता है कि नहीं, गांव में ब्याह शादी में जो है महिलाएं 5 होती हैं गाना गाने वाली, एक को आता है, 4 गो लोल होती है। हाँ, लेकिन कोई नहीं समझ पाता है कि वो 4 गो लोल है। वो एक हो के एकदम मुंह में मुंह डलने रहती है, जो गाएगी वो गा देती है, नहीं है। अब होशियार एगो उधर बैठ करके समझती है कि सब खत्म है। तो ऐसे नहीं है, सबको अपना अपना जवाब देना है, क्योंकि सबको अपना अपना नौकरी होगा। और जिस दिन नौकरी आपको मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना, उसका मतलब क्या है, 1 से 1 तारीख को आपके खाते में 50,000 रुपया गड़गड़ा के आएगा। हाँ, ये कम बात है जी, छोटा मोटा बात है, बहुत बड़ा बात है। 1 तारीख को आपका पैर जमीन पर नहीं रहेगा। सोच नहीं पाइएगा कि 50,000 रुपया को हम करें क्या। हाँ, आज आपको दूसरे पर आश्रित है कि तनी कपड़ा खरीदा जाता, तनी ठंडी में घूम लेते, तनी ये भी हो जाता। और उस दिन आप सोचिएगा भी नहीं 1 तारीख को आई 50,000 खर्चा नहीं हुआ रहेगा, तो अगला 50,000 आ जाएगा। अरे खर्च बढ़ जाता है, ये देखिए खर्च बढ़ जाता है। गांव भर के लोग के खिलाना है जी। हाँ, ज्यादा दिल दरिया मत बनाइए। पुरुष का खर्च बढ़ सकता है, महिलाओं का ठीक है भाई। पुरुष आदमी सबका दिल दरिया है, उसके पास पैसा बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ जाता है। महिलाएं ठीक है इस मामले में, मैं उनका समर्थन करता हूं। थैंक यू। कल